नमस्कार। आज हम एक ऐसे महानायक की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आज भी एक जोश सा आ जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। जी बिल्कुल। हमारे पास शिवाजी राष्ट्र निर्माता और लोक कल्याणकारी शासक किताब के कुछ अंश हैं। इसमें पंडित नेहरू के विचार भी शामिल हैं और हाँ, एक जिक्र मीर मोहम्मद की बनाई उनकी तस्वीर का भी है। हाँ, वो मशहूर तस्वीर जिसकी ओरिजिनल कॉपी पेरिस म्यूजियम में है। सही। तो आज हम शिवाजी महाराज की शख्सियत, उनका विजन और उनके समय को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आज भी शिवाजी जयंती पर बच्चे इतने खुश होते हैं, वो गीत गाते हैं, शिवाजी महाराज की जय के नारे लगते हैं। आखिर कौन थे वो शिवाजी महाराज? क्या थे उनके वो महान काम? ये सवाल बहुत जरूरी है और शिवाजी महाराज को समझने के लिए पहले उनके समय के भारत को देखना होगा। हम बात कर रहे हैं मध्ययुगीन भारत की। राजा महाराजाओं का दौर था। हाँ। देखिए, इतिहास में कई शासक तो ऐसे हुए जो बस अपनी शान शौकत, भोग विलास उसी में लगे रहते थे, प्रजा की खास चिंता नहीं। लेकिन उसी दौर में कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने लोगों के भले को, जन कल्याण को अहम माना। जैसे उत्तर में अकबर या दक्षिण में विजयनगर के कृष्णदेवराय। हाँ, ये नाम तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। और इन्हीं महान शासकों की लिस्ट में शिवाजी महाराज का नाम भी पूरे सम्मान से लिया जाता है। यहीं से हमें उनके महत्व का अंदाजा लगना शुरू होता है। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। शिवाजी महाराज के जन्म से पहले 17वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र की हालत कैसी थी, सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर? जी, उस समय महाराष्ट्र में स्वराज्य जैसी कोई चीज नहीं थी। अपना राज नहीं था। नहीं, ये स्थिति तो शिवाजी महाराज से करीब 400 साल पहले से चली आ रही थी। 400 साल? हाँ, और महाराष्ट्र का जो ज्यादातर इलाका था वो दो बड़ी सल्तनतों के बीच समझिए बटा हुआ था। कौन सी सल्तनतें? उत्तर में अहमदनगर का निजाम शाह और दक्षिण में बीजापुर का आदिल शाह। अच्छा। और ये दोनों सुल्तान आपस में कट्टर दुश्मन थे। स्रोत में तो प्राणघाती शब्द इस्तेमाल हुआ है। बाप रे, लड़ाइयां चलती रहती होंगी लगातार। कभी निजाम शाह आदिल शाह पर हमला कर रहा है, कभी आदिल शाह निजाम शाह के इलाके में। और इसका सबसे बुरा असर किस पर? आम जनता पर। हाँ, वो तो पिसरी होगी बेचारी। एक तरफ ये बाहरी शासक, दूसरी तरफ इनकी आपसी लड़ाई। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये शासक कोई उदार नहीं थे, प्रजा पर अत्याचार करते थे। अत्याचार? किस तरह का अत्याचार? क्या होता था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि हालात बहुत गंभीर थी। लोगों के लिए खुले में अपने त्योहार मनाना, पूजा पाठ करना, वो भी मुश्किल था। उसमें भी डर लगता था। सच में? हाँ, और लड़ाइयों की वजह से खेतीबाड़ी सब चौपट। तो नतीजा, प्रजा को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। उफ। लोग हमेशा डरे सहमे रहते थे। उनके घर बार भी सुरक्षित नहीं थे, रहने के स्थान भी सुरक्षित नहीं थे। लूटपाट, अन्याय, ये सब आम बातें थीं। ऐसा माहौल था कि जैसे चारों ओर अन्याय फैला हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं। और ऐसे में जो स्थानीय सरदार होते थे, देशमुख, देशपांडे, जिनके पास अपनी छोटी मोटी जागीरें होती थीं, उनका क्या रोल था? वो कुछ करते थे प्रजा के लिए? दुर्भाग्य से ज्यादातर नहीं। स्रोत तो यही कहते हैं, ये जो जागीरदार थे, देशमुख, देशपांडे, वो ज्यादातर अपनी ही जागीर और अपने रुतबे के चक्कर में रहते थे। उनमें देश के लिए प्रेम, वो भावना नहीं थी। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राज कर रहा है? नहीं, उन्हें बस अपनी जागीर से मतलब था और अपनी जागीर के लिए वो आपस में ही लड़ते रहते थे। स्रोत कहते हैं, जागीर को लेकर उनमें प्रायः झगड़े हुआ करते थे। अरे हाँ, वे आपस में लड़ते रहते थे। तो सोचिए प्रजा का क्या हाल होगा। ऊपर से सुल्तानों का जुल्म और नीचे ये जागीरदार आपस में लड़ रहे हैं। यानी पूरी तरह से एक बिखरा हुआ समाज। न सुरक्षा, न खाना, न न्याय, हर तरफ बस अराजकता, निराशा। बिल्कुल। ऐसा माहौल था कि जैसे किसी बदलाव का, किसी मसीहा का इंतजार हो रहा हो। हाँ। और शायद यही वो बैकग्राउंड था जिसने शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तित्व के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। प्रजा का दुख, शासकों का अत्याचार, जागीरदारों की खुदगर्जी। और तब उन्होंने फैसला किया। हाँ, तब उन्होंने वो बीड़ा उठाया जिसे स्रोत कहते हैं, प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य। स्वराज्य यानी अपना राज। अपना राज, जहाँ कानून हो, लोग सुखी हो। सही, जहाँ बाहरी ताकतों का नहीं, अपने लोगों का शासन हो। ये सोचना ही उस माहौल में कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन सिर्फ सोचने से तो नहीं होता। नहीं। इसको हकीकत कैसे बनाया?
वो भी उन जागीरदारों के साथ जो आपस में ही लड़ रहे थे। यहीं पर शिवाजी महाराज की लीडरशिप और उनकी क्या कहते हैं कूटनीति नजर आती है। उन्होंने इन जागीरदारों से सीधे टक्कर नहीं ली। अच्छा, तो क्या किया? स्रोत बताते हैं कि पहले उन्होंने इन झगड़ालू जागीरदारों को वे सही रास्ते पर ले आए। अब इसमें समझाना बुझाना भी होगा, दबाव भी, कहीं जरूरत पड़ी तो थोड़ी सख्ती भी। और फिर सबसे अहम बात, उन्होंने इनकी ताकत का, इनके असर का इस्तेमाल किया स्वराज के बड़े लक्ष्य के लिए। स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने उनका उचित उपयोग करवा लिया। वाह, मतलब जो बिखरी हुई ताकतें थीं उनको एक साथ लाकर एक बड़े काम में लगा दिया। बिल्कुल, एक कमाल भी स्ट्रैटेजी थी। और साथ ही उन्हें उन बड़ी ताकतों से भी तो लड़ना था, निजाम शाही, आदिल शाही। हाँ, वो तो थे जी। तो शिवाजी महाराज ने सिर्फ अंदर ही नहीं संभाला, बाहर के दुश्मनों से भी लोहा लिया। उन्होंने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी संघर्ष किया। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा, वो तो बड़ी सल्तनतें थीं। बहुत मुश्किल। उनके पास बड़ी फौजें थीं, संसाधन थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल रणनीति, वो छापामार युद्ध नीति और अपने सैनिकों के हौसले के दम पर इन अत्याचारी शासकों को पराजित किया। और इस संघर्ष से उन्होंने जिस राज की नींव रखी उसे कहा गया हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य, ये शब्द काफी सुना है। इसका मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था? नाम से तो ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं था। नहीं था? नहीं। स्रोत साफ कहते हैं, ये स्वराज सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए था। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। स्वराज्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने अपने राज में हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इतना ही नहीं, वो सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान किया करते थे। अच्छा? उनकी सेना में, उनके प्रशासन में हर धर्म, हर जाति के लोग थे। तो हिंदवी स्वराज्य का मतलब शायद भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से ज्यादा था, न कि धार्मिक भेदभाव से। ये अपना राज था, बाहर वालों का नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इतिहास को बहुत सिंपल करके बता दिया जाता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर। हमारे स्रोत में उनका जिक्र है। नेहरू जी, जो खुद आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, वो शिवाजी महाराज को कैसे देखते थे? नेहरू जी शिवाजी महाराज का बहुत आदर करते थे और उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत का हीरो मानते थे। नेहरू जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि शिवाजी महाराज की प्रेरणा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं थी। मतलब वो सिर्फ अपने लिए राज नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा। स्रोत के मुताबिक नेहरू मानते थे कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से स्वयं के लिए राज्य की स्थापना करना उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि वो उस समय के जो महान संत थे, विचारक थे, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे। उनका लक्ष्य था एक न्याय वाला, कल्याणकारी राज्य बनाना। और नेहरू जी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव समझ थी उसकी भी तारीफ की। प्रशासनिक समझ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे? नेहरू जी बताते हैं कि शिवाजी महाराज ने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, उन्होंने एक अच्छा और टिकाऊ शासन देने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने उस समय की जो दूसरी व्यवस्थाएं थीं, मुगलों की, दक्कनी सल्तनतों की, विजयनगर की, उनको स्टडी किया। अच्छा, बाकी उसे सीखा। हाँ, उनके गुण दोषों को समझा। स्रोत कहते हैं तत्कालीन शासन व्यवस्था के गुण दोषों का अध्ययन किया और उसके आधार पर अपनी जरूरत के हिसाब से एक अलग पॉलिसी और सिस्टम बनाया। रेवेन्यू का, न्याय का, सेना का, सब कुछ। और उनकी मिलिट्री जीनियस के बारे में भी नेहरू जी ने कहा है, उन्हें महान सेनानी बताया है। हाँ, बिल्कुल। नेहरू जी शिवाजी की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उनकी दूर की सोच से बहुत इम्प्रेस थे, खासकर उनकी नेवी यानी जलसेना बनाने का जो फैसला था। हाँ, नेवी की बात आती है। जी, उस जमाने में ज्यादातर भारतीय राजा जमीन की लड़ाई पर ही फोकस करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने यह समझ लिया था कि भारत के तटों को खतरा है। यूरोपियन ताकतों से, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, वो सब समुंदर से ही तो आते थे। सही बात है। तो नेहरू जी मानते थे कि शिवाजी महाराज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जल सेना की आवश्यकता और महत्व का ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने इन बाहरी ताकतों से बचने के लिए एक मजबूत नौसेना बनाई। ये उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता थी। वाकई। और उनके किले, प्रतापगढ़ का जिक्र भी है। हाँ, किले तो शिवाजी महाराज की रणनीति का अहम हिस्सा थे। उन्होंने कई पुराने किले ठीक करवाए, नए बनवाए, खासकर सह्याद्री की पहाड़ियों में। ये किले सिर्फ बचाव के लिए नहीं थे, ये उनके कंट्रोल और मिलिट्री प्लानिंग के सेंटर थे।
प्रतापगढ़ जैसे किले की लोकेशन, उसकी बनावट, ये सब उनकी इंजीनियरिंग और युद्ध की समझ को दिखाता है। नेहरू जी कहते हैं कि प्रतापगढ़ की रचना देखकर उनकी युद्ध कला की निपुणता का आभास होता है। तो मतलब किला बनाना, नेवी बनाना, अच्छा प्रशासन देना, इससे यह सब दिखाता है कि वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, एक नेशन बिल्डर की तरह सोच रहे थे। बिल्कुल सही, एक राष्ट्र निर्माता। तो आखिर में नेहरू जी का क्या निष्कर्ष था शिवाजी महाराज के बारे में? नेहरू जी के शब्दों में, शिवाजी महाराज का अपने देश पर असीम प्रेम था और मानवीय सद्गुणों की तो वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक राजा की तारीफ नहीं, ये एक ऐसे इंसान के कैरेक्टर का असेसमेंट है जिसमें देशभक्ति और ह्यूमन वैल्यूज कूट-कूट कर भरे थे। और हाँ, वो जो पेरिस वाली तस्वीर की बात शुरू में हुई थी, हाँ, वो भी शायद इसी इमेज को दिखाती है। एक कॉन्फिडेंट, एक मजबूत इरादों वाला शासक, जिसे एक विदेशी कलाकार ने भी महसूस किया। ये सब सुनकर अब समझ आ रहा है कि क्यों आज भी शिवाजी महाराज इतने पूजे जाते हैं। वो सच में एक महान पुरुष थे। जी। उनका जीवन, उनके काम हमें आज भी हिम्मत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। स्रोत के आखिर में एक और बात का इशारा है कि शिवाजी महाराज से करीब 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई महान संत हुए थे। हाँ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास। जी, और शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाने के अपने काम में इन संतों ने जो समाज में चेतना जगाई थी, जो मूल्य दिए थे, उनका इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये भी एक गहरा कनेक्शन है। हाँ, कि कैसे भक्ति आंदोलन ने कहीं ना कहीं स्वराज्य की भावना के लिए जमीन तैयार की। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जो संत परंपरा थी, उसने समाज में एक आत्मसम्मान, बराबरी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी थी। शिवाजी महाराज ने उसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को एक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव में बदल दिया। संक्षेप में कहें तो शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने उस भयानक निराशा और अराजकता के माहौल में उम्मीद जगाई। हाँ। बिखरे हुए लोगों को जोड़ा, उनमें कॉन्फिडेंस भरा और एक ऐसा स्वराज्य बनाया जो न्याय, सुरक्षा और सबके लिए था। उन्होंने स्वराज्य को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, उसे हकीकत बनाया जहां लोगों का भला सबसे ऊपर था। तो मतलब निचोड़ ये है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक बहादुर योद्धा या कमांडर ही नहीं थे, वो एक दूरदर्शी एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक समाज सुधारक थे और सही मायनों में एक राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने जन कल्याण को, लोगों की भलाई को अपने शासन का आधार बनाया। जी बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, अगर इरादा पक्का हो और रणनीति सही हो तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है जो सीधे हमारे स्रोतों से जुड़ता है, खासकर नेहरू जी के राष्ट्र निर्माता वाले विचार से। हाँ, क्या सवाल? कि जिस तरह के मुश्किल हालात में अंदरूनी झगड़े, बाहरी दबाव, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया और चलाया, उनकी वो कामयाबी आज के समय में हमें क्या सिखाती है? मतलब एक असली स्वशासन और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? सोचने वाली बात है। हाँ, कि वो कौन से गुण थे? लीडरशिप, सबको साथ लेकर चलना, दूर की सोच, या कुछ और जो तब भी जरूरी थे और शायद आज भी उतने ही जरूरी है?